नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की मुख्य खबरें। 30 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की दिशा में कमिश्नर राजेश कुमार जैन व कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कार्यक्रम के लिए स्थल निरीक्षण करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। रीवा समेत पूरे विंध्य के लिए एक बड़ी सौगात मानी जाने वाली हॉस्पिटल यानी कि सुपर स्पेशलिटी का इलाज जल्द ही यहां के लोगों को उपलब्ध हो सकेगा, जिसके बाद अब लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। रीवा के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाने वाली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करने आगामी 30 सितंबर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का संभावित दौरा तय हुआ है, जिसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी दिशा में बुधवार को रीवा कमिश्नर व कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं को बनाने अति आवश्यक बैठक आयोजित कर संबंधित विभाग के अलावा जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर इला तिवारी, निगम कमिश्नर मृणाल मीणा, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रभारी संचालक डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, नगर निगम अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी। माननीय मुख्यमंत्री जी का 30 तारीख को संभावित कार्यक्रम है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण का। उस संबंध में आज ये बैठक आयोजित की गई है और सभी लोगों को अपने दायित्व सौंपे गए हैं तथा स्थल निरीक्षण किया गया है कि कार्यक्रम कहाँ होगा, किस तरह से संपन्न होगा। व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं कि सभा कहाँ पे होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कहाँ पे वो उसका लोकार्पण करेंगे, उसके संबंध में व्यवस्थाओं का अवलोकन करके निर्देश जारी किए गए सभी अधिकारियों को। सड़क निर्माण की मांग को लेकर दूसरे दिन भी भारतीय सर्व सेवा संगठन के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन पर स्थानीय समस्याओं को लेकर सड़क निर्माण की मांग को लेकर दूसरे दिन भी भारतीय सर्व सेवा संगठन के तत्वावधान में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों ने शासन प्रशासन पर स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी चेताया कि अब उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिम्मेदार प्रशासन आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसे देखते हुए कामरेड लालमणि त्रिपाठी व विश्वनाथ पटेल चोटीवाला के अलावा बैजनाथ मिश्रा समेत कुंदेश्वर द्विवेदी ने चेतावनी दी है कि जब तक इस मार्ग का निर्माण कराने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी तब तक यह धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। वहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिले में अपनी अनोखी पहचान बना चुके विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि शासन प्रशासन द्वारा क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने के विरोध में वह 50 फीट ऊपर पेड़ में लटक कर आंदोलन करेंगे। गुड़ विधानसभा क्षेत्र लगातार स्थानीय विधायक व जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा का शिकार रहा। नेता चुनाव जीतने जनता का इस्तेमाल करके विधायक सांसद बनकर सिर्फ अपना जेब भरते हैं और आम जनता सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं को तरसती है। बरसों से विकास से अछूती क्षेत्र की जनता अब अपने हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है और जनता इस बार आर पार के मोड़ में है। बदवार से मऊगंज सड़क मार्ग की बरसों से दयनीय स्थिति को लेकर कामरेड लालमणि त्रिपाठी के अलावा विश्वनाथ चोटीवाला, राजेंद्र प्रसाद मिश्रा समेत कुंदेश्वर द्विवेदी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत बरसैता में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। चल रहे धरना प्रदर्शन को स्थानीय जनता का भी अपार समर्थन मिल रहा है। धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन देने ओबीसी महासभा के एडवोकेट जेपी कुशवाहा, पप्पू कनौजिया, कौशलेंद्र सिंह, किसान संघ से भागवत पांडे के अलावा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि तारा राजेश पटेल, हिमांशु द्विवेदी, बालेन शेखर मिश्रा, अर्जुन कोल, अरुण पटेल, मुन्ना पटेल आदि भारी संख्या में लोग समर्थन दे रहे हैं। मुद्दा ये था कि आज नहीं पुराना मुद्दा था, ये रोड जो है बदवार से सीतापुर लगभग 27-28 किलोमीटर है। इस रोड के इस रोड जो है बनारस तक जाती है। यहाँ शासन प्रशासन, यहाँ के जनता के चुनावित जनप्रतिनिधि चाहे आपके विधानसभा स्तर का हो, चाहे लोकसभा स्तर का हो, चाहे उससे निचले स्तर के हो, आते जाते रहे, कभी ध्यान नहीं दिए। जब यहाँ अभी आज भी गाड़ी ट्रक सुबह फंस गया, बस भी फंस गई, पैदल नहीं चल सकते, पानी भरा है चारों तरफ, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो हम आए, जब आए तो देखा ये तकलीफ नहीं दिख गई। इसमें हम साथी विश्वनाथ जी पटेल जी चोटी जी से बात किए, यहाँ के पूर्व सरपंच कुंदेश्वर द्विवेदी जी से बात किए और सारे यहाँ के लोग बात किए कि भाई इसमें आवाज़ उठाना चाहिए।
सारे लोग बोले कि हाँ उठाना चाहिए। हम लोग इसका आयोजन किए जब, तो सारे क्रिया प्रक्रिया जनता की चुनाव व्यक्ति से आने लगी। आज दूसरा दिन मेरा धरना प्रदर्शन है। इस धरना प्रदर्शन के आज कल खुशबाहा समाज के लोग आए थे, वो अपना समर्थन किए, और सारे सामाजिक संगठन आज भी जो है भारतीय सर्व संगठन है जहाँ नौजवानों की बहुत अच्छे वो समर्थन दे रहे हैं। और हमारे साथ विश्वनाथ पटेल जी तो निरंतर समर्थन है। बैजनाथ मिश्रा जी किसानों के नेता हैं, किसानों को अगुवाई करते हैं, और लगातार दूसरा दिन उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है, और सारे यहाँ के लोगों को समर्थन प्राप्त हो रहा है। मेरा धरना की है, आज तक जो अधिकारी कल तो आए थे, RI राजस्व विभाग के RI, हमारा कहना ये है कि भाई सक्षम अधिकारी आए, जिस विभाग का ये रोड है उस विभाग के सक्षम अधिकारी आए, जो जिम्मेदार अधिकारी आए, कि जो हम लोगों की मांग सुनी जाए। अगर वो मांग का आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है, कि आश्वासन जो होगा जब आप लिखित दोगे, जिससे शासन कोई भी आवेदन लगाते हैं तो उन्होंने कहता है कि आप एफिडेविट शपथ पत्र दो। तो हमारा भी धरने के माध्यम से ये है कि आप भी सरकार में बैठे लोग, चाहे यहाँ का अधिकारी शासन प्रशासन के हो, वो लिखित आश्वासन दें कि हम रोड बनवा डालेंगे। क्योंकि ये निरंतर ज्ञापन को क्या है, सरकार वर्तमान सरकार में जो जनता है, जो सामाजिक संगठन है, चाहे राजनीतिक दल वाले लोग हैं, ज्ञापन देते हैं तो उसको ज्ञापन को कचरा फेंक दिया जाता है। ये भरोसा भी चूँकि झूठी आश्वासन है, उनकी झूठा आश्वासन को हम लोग इसलिए मांग रहा हूँ कि शपथ पत्र दें, और ये निरंतर चल रहा है। अभी से हमारे जो है भाई साथी समाज सेवी साथी, क्रांतिकारी साथी, उन्होंने कहा है कि मैं अलग टाइप के आंदोलन करूंगा। उनका पूरा ये भारत के अंदर अलग टाइप का आंदोलन होता है, अब वो आंदोलन चेतावनी दी है तो करेंगे ही, पक्का है। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, इसके जवाबदारी हम लोगों की नहीं होगी, शासन प्रशासन की होगी। वो धरना अलग टाइप का होगा, और आने वाले समय में आज तो है निरंतर आंदोलन चलेगा। आंदोलन हम बंद नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम लोग अगर लड़ना सीखते जानते हैं, लड़ना अगर जीना है तो लड़ना सीखो, हक के लिए जूझना सीखो। हम लोगों को ये नारा है, हम लोगों का हक है, अधिकार है। ये रोड सबका है, रोड जिसे जहाँ रोड नहीं होती है उसे वहाँ पूरा विकास अछूता होता है। हाँ, क्षेत्रीय जनप्रति से नहीं हुई बात, क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रति जो उनका स्टेटमेंट आया था कि 7 का जब हम लोग को स्टेटमेंट 8 को आया मीडिया में, और 7 को माननीय कलेक्टर महोदय से मिले, प्रिंट मीडिया में आया, सोशल मीडिया में आया, तो उनको क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं वो घबरा गए। वो स्टेटमेंट जारी करते हैं कि वो लेटर लिखते हैं कि वो रोड बनना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं धरना भी बैठूंगा। तो हम सोच रहे थे कि क्षेत्रीय जो चुनाव व्यक्ति हैं, यहाँ माननीय विधायक जी इस धरना में आएंगे। हम इंतजार कर रहे थे, सारे संगठन लोग इंतजार कर रहे थे, नौजवानों इंतजार कर रहे थे कि माननीय विधायक जी आएंगे। माननीय विधायक जी पता नहीं है कब आएंगे, हम लोग इंतजार में हैं कब विधायक जी आए मेरे धरना में बैठते हैं। हम तो देखें तो सरकार के विधायक हैं, उनको सरकार से संतुष्टि नहीं है, उनकी सरकार उनको सुनती नहीं है, यही तो सिद्ध होता है। वो कमजोर, अपने आप को कमजोर मानते हैं, कमजोर विधायक। वो सीधे अगर एक काल करेंगे तो रोड तत्काल बनना चालू हो जाएगी। जिसकी सरकार है, सरकार पर सारी सुविधाएं हैं, पैसा है, रुपया सब है, इसलिए हम मानते हैं कि कमजोर विधायक हैं। इस सड़क के बारे में 1 वर्ष पहले हम लोगों को यही बरसईता स्टैंड में आंदोलन हुआ था सड़क को लेकर, और उस समय जब हम लोगों का सड़क का आंदोलन हुआ, उससे पहले हमने जब सूचना दी थी शासन प्रशासन को, तो हमें अनुमति मिली थी। बाद में 144 धारा लागू हो गई थी। उस 144 धारा में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। SDM साहब आए, बोले कि अब आपकी मांग पूरी होगी और सड़क का काम बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पूरे देश में 144 धारा लागू है, तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए। तो हम लोगों ने फिर चक्का जाम रोक दिया था उस दिन। 1 वर्ष पहले की बात है। और इसके पहले कई जन संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार इस रोड के संबंध में लिखा है, और कहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं, हम बताएंगे। हम प्रशासन लगातार कल से अभी तक कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं आया है। RI को भेजकर उन्होंने अपनी औपचारिकताएं पूरी की हैं। हम कल से लगातार यहाँ धरने और प्रदर्शन पर बैठे हैं। तमाम खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसके बाद भी प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रशासन को जगाना किस तरह से है ये मुझे आता है। यहाँ मेरा धरना स्थल है और इसके ठीक सामने यहाँ स्कूल के प्रांगण में एक बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ है। यदि शासन प्रशासन
हमारे धरने और प्रदर्शन को अनसुना करता है। यदि इस सड़क की समस्या के मामले में किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं करता तो हमारे कामरेड लालमणि त्रिपाठी जी यहाँ बैठेंगे और मैं सीधा वहीं जो भी 50, 60 या 70 फीट की ऊंचाई पर पेड़ है मैं वहाँ धरने पर बैठूंगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, यदि शासन और प्रशासन यदि हमारी बिल्कुल धरना और प्रदर्शन को अनसुना करता है, क्योंकि 2 दिन है, बारिश काफ़ी हो रही है, हम लोग लगातार अंदर और बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी बिल्कुल गहरी नींद पर सोए हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि यदि शासन प्रशासन हमारे इस धरना और प्रदर्शन को लगातार यदि अनदेखी करेगा तो ये निश्चित बात है कि मैं 50 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ करके और उसके बिल्कुल वहीं पर बैठूंगा। जब तक शासन प्रशासन नहीं आएगा मैं नीचे नहीं उतरूंगा। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित कर रीवा सांसद समेत विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को नपुंसक कह दिया है। कांग्रेस नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी अपने निज आवास अमैया स्थित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने रीवा सांसद व जिले के 8 विधायकों के साथ साथ अन्य भाजपा जनप्रतिनिधियों को नपुंसक करार दे दिया। आप खुद सुनिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिद्धार्थ तिवारी ने क्या कहा। सभी पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय निकाला और कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आप आए। हमारे लीडर और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय शर्मा जी और मैं आज आप लोगों के सामने देश में हुए कुछ घटनाक्रमों के बारे में और किस विषम परिस्थिति से आज देश गुजर रहा है इस बारे में चर्चा करने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हम सबको मालूम है कि देश आज विषम परिस्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के रक्षक के रूप में वोट मांग करके प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में, आज़ाद भारत में कभी किसानों के ऐसे भक्षक प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। थोड़े घटनाक्रम हम देख लें इस सरकार के, NDA 2 के, नरेंद्र मोदी जी 2 के। PSU बेच दी गई, रेलवे की नीलामी कर दी गई और इसके बाद भी जब पेट इनके बिजनेसमैन दोस्तों का नहीं भरा तो इन्होंने किसान और उसकी किसानी की भी नीलामी कर दी, उसकी भी बोली लगा दी। जिसको ये फार्मर एम्पावरमेंट बिल बोल करके ला रहे हैं, वो बिल अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मंडियों का निजीकरण का बिल है। जो सरकारी मंडियां हुआ करती थी अब वो बंद हो जाएंगी और अब अदानी और अंबानी की मंडियां चला करेंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने ज़िले से पहले उठाना चाहता हूं कि किस तरह से बिजनेस माफिया, साहूकारों से सरकार बिकी हुई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण एक रीवा ज़िले का उठाता हूं। आप सबको मालूम है यूरिया घोटाला इस ज़िले में हुआ। 250 रुपए की यूरिया 500 रुपए में बाजार में बेची गई और वो यूरिया सरकारी महकमे ने स्मगलरों के पास पहुंचाई डबौरा में और सिरमौर विधानसभा में इसके तथ्य और साक्ष्य भी मिले। हमने जब आवाज़ उठाई तो किसानों को यूरिया मिलना शुरू हुआ। हम कांग्रेस पार्टी और हम सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो। APMC का जो नियम है इसमें सुधार हो।
लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है, जिस किसान के घर में एक छत पड़ी हुई है, छत हो सकता है 1 या 2 जगह से लीक कर रही है, उसको बोल रहे हैं ऐसा है कि हम तुम्हारी ये छत लेके जा रहे हैं, ना रहेगी छत ना रहेगा छेद। तो उसके सर से पूरी की पूरी छत उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस एपीएमसी बिल जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसमें इनकी खुद की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अधिनियम लाया था और इसको पारित करने के लिए प्रदेशों में भेजा था। खुद नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने अपने राज्यों में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मोदी जी ये बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ये बोल रही है कि किसानों को एमएसपी मिलेगा, बंद नहीं होगा, तो कागज में लिखने में क्या समस्या है? बिल में एक लाइन लिखने में एमएसपी में क्या समस्या आ रही है आपको? मैं कारण बताता हूं कि विश्वसनीयता आपकी क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया, सर आपने स्टेट्स जितनी हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, उनके हक का पैसा देना, आपने बोला कि हम इनके हक का पैसा देंगे, जीएसटी लागू होने दो। और अभी क्या हुआ, आप सबको मालूम है कि जीएसटी का हिस्सा देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आप जब लिखी हुई चीज नहीं दे रहे हैं तो आप एमएसपी क्या देंगे? पिछले 10 वर्षों में गेहूं की एमएसपी अभी रिलीज हुई, आप सबको मालूम है, गेहूं की एमएसपी में सबसे कम ग्रोथ इस साल हुई है 2.6%, सबसे कम। आप बोले एमएसपी देंगे, जहां लिखने की बात आती है वहां आप सबसे कम उसकी ग्रोथ करते हैं और मुंह से बोलते हैं कि हम देंगे। अरे आप हमको क्या समझा रहे हैं? आप जनता को क्या समझा रहे हैं? आप अपने केंद्र के मंत्री को नहीं समझा पाए और आपके घटक दल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला है, कहीं ना कहीं आपकी नीयत इस बिल को लेकर के खराब है। आपने दाल से लेके आलू प्याज तक जरूरी वस्तुओं की कैटेगरी से हटा लिया। भाई ये जरूरी वस्तुएं हम मध्यम वर्गीयों के घर में और किसान के परिवार में तो होती है, मुझे पता नहीं शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं ना होंगी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इसकी कालाबाजारी और सिंडिकेट इसके बनेंगे, जो कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है बनाने के लिए। एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि ये बिल किसान के एम्पावरमेंट के लिए है, किसान को मजबूती देने के लिए है। लेकिन आपने खुद देखा है, जब आप बिल के अंदर जाइए, फाइन प्रिंट्स में जाइए, तो इस बिल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपील होगी वो एसडीएम और कलेक्टर तक ही होगी और इसकी अपील कोर्ट में नहीं हो पाएगी। क्या आप जिस तरह से चुनाव मैनेज करते थे, क्या उस तरह से किसान की फसल मैनेज करेंगे? एसडीएम और कलेक्टर चलाएंगे? क्या प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा? क्या कोर्ट में आदमी जा नहीं पाएगा? यह सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जहां तक हमारे प्रदेश के किसानों का सवाल है, हम शायद देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया खुद खैरात की सरकार चला रहे हैं, वोट की सरकार नहीं चला रहे हैं। और ये खैरात किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। और ये खैरात के लिए पैसे किसने दिए हैं एमएलए को खरीदने के लिए? अदानी अंबानी के हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे शिवराज सिंह चौहान जी इस बिल का विरोध कर सकते हैं या किसान के हितों की बात कर सकते हैं? शिवराज जी वो व्यक्ति हैं, जैसे ही उन्होंने चौथी बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, जो पिछले 13 सालों में बोला था। चीख चीख कर, अनर्गल भाषा का उपयोग करके आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में बोला कि इन्होंने वादा खिलाफी की है और इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या देखा हम लोगों ने देखा कि इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के मंत्री ने विपक्ष के एक सवाल में जवाब दिया कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। तैयारी है। हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने पंगु हैं कि इस जिले में 100% सीट दी, लेकिन वो एक मंत्री पद लाने में सफल नहीं हो पाए। तो जो एमएलए एमपी अपने खुद के लिए पद ना ला पाए,
वो किसान क्या मदद करेंगे? इतना बड़ा यूरिया का संकट हुआ, एक शब्द आवाज़ यहाँ के विधायकों की और सांसद की नहीं निकली। निकली क्या? नहीं निकली। एक शब्द इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला, ना ये खड़े हुए। मैं इनसे बोलता हूँ ये दूसरा मौका है, अब आके ये हमारे साथ खड़े हो जाएं। और ज़िले के मैं विधायकों से और सांसद से अपील करता हूँ कि आके किसान के साथ ये खड़े हो जाएं और किसान की हक की बात कम से कम अब इस बिल में करें। मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है और ज़िले का सवाल है, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पूरे रीवा ज़िले में हर एक पंचायत में जाके किसान परिवारों से मिलूँगा, इस बिल की चर्चा करूंगा और उनसे स्वयं उनसे पूछूंगा उनके हित में है या नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़िले और संभाग स्तर पर भी हज़ारों लाखों का धरना करेंगे। और अगर भीड़ उग्र हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो इसकी सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ के विधायकों से और सांसद से कि आप एक बात समझ लीजिए, अन्याय करने वाला तो दुष्ट होता ही है, लेकिन मजबूत व्यक्ति और खासतौर से वो व्यक्ति जो आम किसानों के, आम गरीब किसान की वोट से मजबूत बना हो और वो खड़ा होकर जब उनके ऊपर अपने ही दल के द्वारा किए हुए अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है तो ऐसा व्यक्ति पंगु नहीं, नपुंसक कहलाता है। और मैं बोलना चाहता हूँ हमारे जिले के चुने हुए विधायक और सांसद सबके सब नपुंसक। वहीं इस दौरान वहां मौजूद कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवा कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ तिवारी जी ने बड़े विस्तार से जो मोदी सरकार के द्वारा कृषि सुधार के नाम पे जो बिल लाया गया है उसके बारे में बताया। ये बिल जो है मूलतः 3 हिस्सों में है, इसके 2 हिस्से पास हो चुके हैं। पहले हिस्से में जो इन्होंने कहा है कि जो हमारी कृषि उपज मंडियां हैं उसमें जो सरकार का दावा है कि हम उसके बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए हमने ये बिल लाया। साथियों, ये जो प्रश्न उठा है कि बिचौलिए ख़त्म करेंगे, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये ध्यान दिलाऊंगा, आप सब लोगों को मालूम है, जैसा कि आप सब एग्रीकल्चर और खेत से जुड़े हुए लोग हैं, कि पहले भी मंडी में केवल 15% ही अनाज पहुंच पाता था। 85% किसान वैसे भी व्यापारियों को ये माल बेचा करते थे, अपने यहाँ की उपज बेचा करते थे। पर उस समय मंडियों के कारण एक एमएसपी का प्रावधान होता था, मिनिमम सेल प्राइस का। मिनिमम सेल प्राइस एक मार्गदर्शक सूचक हो जाती थी किसान के लिए। किसान से एक व्यापारी जब बोलता था कि गेहूं आप हमको 1400 रुपये दे दीजिए, तो कहता था भैया मंडी तो हमको 1950 रुपये दे रही, 100 रुपया कम ले लो, इतना कम नहीं दोगे। तो वो एमएसपी जो है अब ख़त्म हो जाएगी। सबसे अधिक एमएसपी अगर ख़त्म करना, जैसा कह रहे हैं लोग कि एमएसपी नहीं ख़त्म होगी, प्रधानमंत्री का खुद बयान है, तो मेरा कहना है कि इसमें एक सुझाव क्यों नहीं करते, जो किसान की मांग है, जो विपक्षी पार्टियों की मांग है, कि आप वो जो प्राइवेट मंडीज़ को आप ये खरीद के राइट्स दे रहे हो उनके साथ एमएसपी का प्रावधान उसमें कर दीजिए कि भाई मिनिमम इससे कम में कोई भी प्राइवेट कंपनी किसान की उपज नहीं खरीदे। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है, जिस पे अभी इन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी ने भी बोला था कि कोई इसका रेगुलेशन नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप एसडीएम और तहसीलदार के कोर्ट में ले जाना चाहते हो। अगर कोई विवाद होता है तो विवाद को हमारे ख्याल से न्यायपालिका में ही जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण किया जाना चाहिए। ये इस बिल की जो 2 बड़ी खामियां। अब कुछ एक ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने कहा कि मंडियों हम किसान को डायरेक्ट इस बात की सुविधा देगी। जो इनका दूसरा विधेयक है वो ये कहता है कि जो उपज है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, जो आपके कारपोरेट्स हैं, वो सीधे खेत पे खरीद लेंगे। खेत पे खरीद लेने का मतलब ये समझ रहे हैं आप
कि वो खेत जो है कारपोरेट्स के कंट्रोल में आ जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि किसी कारपोरेट ने किसी किसान से 5 साल का अनुबंध किया, उसने 5 साल भारी फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, खाद का यूज़ करके, कृत्रिम खाद का यूज़ करके और उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बंजर करके वो भूमि छोड़ दी। खेत की अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक विशेष बात है। इन सब के लिए प्रावधान होने चाहिए। और तीसरी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बिल को लाया गया और जिस तरीके से बिल को फटाफट पास कराया गया। इस समय कोरोना महामारी है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, IPL बड़ी मुश्किल से हो पा रहा, हर जगह आप आपने अभी तक पूरा देश भी खोला नहीं है। ऐसे समय में क्या हड़बड़ी थी ये बिल को लाने की? उसके पीछे मैं एक समय का संयोग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट संयोग है वो कि अभी अभी आपने देखा होगा अंबानी अडानी ने तय किया है कि फूड और एग्रीकल्चर के रिटेल स्टोर्स वो पूरे देश में खोलेंगे। ऐसा 6 महीने पहले से शुरू हुआ। तो क्या उनके रिटेल शो रूम खोलने का, रिटेल स्टोर्स खोलने का इस बिल से कोई संबंध तो नहीं है? इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द होता है, वो है ही है कि ये पूरा इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर, एब्सोल्युटली इशारा कर रहा है। बिल्कुल एक गठजोड़ है सरकार और कारपोरेट्स के बीच में, जिसकी ओर ये इंडिकेशंस है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सदैव से किसानों के साथ खड़ी रही है। हमारी आज भी किसानों के हितों में लाए गए किसी भी सुधार से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि कुछ प्रावधान आप लागू करिए, इसको न्यायपालिका के जद में लाइए। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई रेगुलेशंस होने चाहिए और मिनिमम खरीद प्राइस फिक्स करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। क्योंकि अब हम कुछ ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, जिस तरीके से विधेयक को लाया गया, जिस तरीके से अडानी और अंबानी के रिटेल स्टोर के साथ लाया गया है, हो सकता है MSP जो इन्होंने अभी बोला, इस दबाव में, विपक्षी पार्टियों के दबाव में और जनता के दबाव में, कृषकों के दबाव में, वो इसको अगले कदम में समाप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि ये कृषि उपज मंडियां हैं, ये 2006 में ये MSP और इसका प्रावधान बिहार में ख़त्म किया जा चुका है। और बिहार में आपने देखा कि किस तरीके के हालात हुए कि जो MSP अन्य प्रदेशों में मक्के की अगर 1800-1900 रुपये है तो बिहार में वो 1000 और 900 रुपये में बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि उस समय हम लोगों ने TV में देखा था कि किसानों ने उसको नदियों में फेंक दिया था। तो ये सब इंडिकेशंस है और मुझे लगता है कि कारपोरेट के साथ, जैसा अभी सिद्धार्थ बता रहे थे, कि इनका एक बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है, जिसके तहत हमारे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन्होंने सारे ट्रेन, आपके सारे संसाधन जो है उनको दे रहे हैं। उसी सिलसिले में अब हमारे देश की जो आत्मा होती है, इस देश को हमेशा से हम लोग बचपन से निबंधों में लिख रहे हैं कि ये देश कृषि समाज, कृषि प्रधान देश। तो आज हमारे देश की आत्मा बेचने का भी भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने षड्यंत्र किया है। जिस तरीके से नोटबंदी और GST में उन्होंने 2 ऐसे निर्णय लिए थे जिससे इस देश को बहुत नुकसान हुआ, और ये कोरोना महामारी का जिस तरीके से हैंडल की गई, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, यह सब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो सरकार है कारपोरेट्स के हाथ गहन है, कारपोरेट्स के हाथ में गिरवी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो बिल का समय है और वो जो स्टोर्स हैं उन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये बिल उसी समय लाया गया जब अंबानी और अडानी के जो है एग्रीकल्चर और फूड के क्षेत्र में वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिटेल स्टोर खोलेंगे, तो उसी समय इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सरकार ने लिया है। इससे इस बात की ओर प्योर इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर। मेडिकल एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी ने ही एजेंसी संचालक को लगा दिया लाखों रुपए का चूना। वहीं पुलिस ने ऐसे जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। यह मामला महिया थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र कुशवाहा, उम्र 24 वर्ष, निवासी जवाहर नगर,
थाना बिछिया के अलावा साहिल अंसारी उम्र 19 वर्ष निवासी चिकान टोला थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये दोनों कर्मचारी यूनाइटेड फार्मा छोटी दरगाह स्थित मेडिकल एजेंसी में कार्य करते थे, जो कि मार्केटिंग और पेमेंट कलेक्शन का कार्य करते थे, जहां पर दोनों कर्मचारियों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों कर्मचारियों ने साठ-गांठ कर जाली रसीद व अन्य दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए का गबन किया है, जिनके खिलाफ अमहिया पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है तथा न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपियों के पास से यूनाइटेड फार्मा के बिल भी बरामद किए गए हैं। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने किया थाने का घेराव। मामला मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे बाईपास स्थित बाइक फिसलने के चलते एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, वहीं बाइक सवार दूसरा व्यक्ति घायल हो गया। इस घटना के मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव करते हुए ढाबा संचालक पर हत्या का आरोप लगाते हुए उसे गिरफ्तार किए जाने की मांग। जानकारी के मुताबिक गत शाम 8:30 बजे नेशनल हाईवे पर यह घटना घटित हुई, जिसके बाद दीपक साकेत नामक युवक की सड़क दुर्घटना में वहीं दूसरा साथी सुनील घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर ढाबा संचालक ने मदद कर घायल दीपक को अस्पताल भेजा, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हुई है। इधर घटना के बाद मौके से भाग निकले मृतक के साथी ने मृतक के परिजनों एवं गांव वालों को गुमराह किया कि ढाबा संचालक द्वारा मारपीट कर हत्या कर दी गई है। अनिल कुमार साकेत, दीपक साकेत, चूरिया, मऊगंज। घटना हमें नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है सर कि मऊगंज हम लोग पहुँचे, सूचना मिली कि एक्सीडेंट हो गया है, क्या हुआ कैसा हुआ है नहीं पता था। वहाँ पहुँचा थे जो है तो पट्टी वट्टी करके रखे थे, वहाँ से लेकर हम लोग आए, यहाँ रिवर रेफर कर दिए थे तो यहाँ लेकर चले आए। गाँव में सूचना आई किसी के पास तो लोग हल्ला हुआ, तब हम लोग आए, पूरा गांव ही आया, 2-4-6 लोग यहाँ आए और लोग फिर चले गए घर। यही के जो है तो वहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, सिर्फ ढाबा के पास कहीं। और करीब हम लोगों को 7 बजे मालूम हुआ था, 7-8 करीब थे, और घटना नहीं मालूम सर कितनी बजे हुई है। सूचना गाँव के लोग दिए हैं सर, हल्ला हुआ तो अब हाँ तो हम लोग भाग गए हैं। इसके बाद लोगों ने ढाबा संचालक पर कार्यवाही किए जाने की मांग की। वहीं जब मृतक के दूसरे साथी सुनील को पुलिस ने पकड़कर उससे पूछताछ की तो इसने घटना की सच्चाई पुलिस के सामने बयां की और बताया कि डर के कारण अपना बचाव करने उसके द्वारा मनगढ़ंत कहानी रची गई थी। आप खुद सुनिए इस मामले में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का क्या कहना है। थाना मऊगंज में कल 8:30 बजे शाम को एक घटना घटी थी, जिसमें जानकारी लगी तस्दीक करने पर सारे तथ्यों की, जिसमें दीपक साकेत 20 वर्ष ग्राम छुरिया थाना मऊगंज का रहने वाला था, इसकी मौत हुई थी। सुनील इसके साथ जो था गाड़ी चला रहा था। कल ये रीवा अस्पताल आए थे किसी काम से, इनको यहाँ पर इनके जीजा जी मिले थे, जीजा जी के साथ ये गंगेव वापस गए, वहाँ बैठ के इन्होंने कुछ खाना पीना खाया और जानकारी लग रही कि वहाँ शराब भी पी, जिस तरह से सुनील ने बताया है। उसके बाद जीजा जी इसके बाहर चले गए। सुनील और दीपक दोनों मोटरसाइकिल से गाँव की तरफ रवाना हुए। उसके बाद ढाबे पे बैठे, वहाँ पर पटेल ढाबा था। ढाबे पे बैठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से आगे निकले थे, ढाबे से 100 मीटर के आसपास ही चले होंगे कि इनका एक एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल स्लिप होने से। वो गाड़ी करीब 7-8 फीट नीचे गिरी, नीचे पत्थर थे, उसमें दीपक को पत्थर से चोट लगी थी और सुनील जो था वो भी घायल था। ढाबे वाले दौड़ के गए, आवाज़ आई थी तो, और उन्होंने फिर जाके दोनों को ऊपर निकाला, बाहर निकाला। उसके बाद सुनील वहाँ से भाग गया। सुनील ने घर जाकर अपने परिजनों को, गाँव वालों को कुछ जानकारी दी, जिससे गांव वाले भ्रमित हो गए और गांव के लोग आज सुबह थाने पर आए थे और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट की कि दीपक का और सुनील को मारा था किसी ने और उसकी दीपक की हत्या कर दी है। सुनील ने अपने घर में जाके ये बताया था कि जब हम ढाबे से निकले थे तो ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था, ढाबे से 100 मीटर दूरी पे किनारे पे, उसने मारा है, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। अभी जब सुनील को लेके आए हैं और सुनील से ही पूछताछ की है, गांव वालों के सामने भी बातचीत आ गई है, तो सुनील बता रहा है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने झूठ बोल दिया था डर के कारण से, और डर के कारण ही भाग गया था। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था, गाड़ी मेरी गिरी थी और उसके कारण से चोट लगी थी। ये मामला टोटली एक्सीडेंट का मामला है। इसमें सब तरह की तस्दीक कर ली गई है पुलिस के द्वारा और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइलों, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीज़ा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब
ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहां पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। बदवार सीतापुर मार्ग की स्थिति दयनीय। आए दिन सड़कों पर जहां वाहन फंस जाते हैं, वहीं लोगों को कई बार समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। इतना ही नहीं, आए दिन कई सड़क दुर्घटनाएं भी हो। आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार जहां प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात कर रही है, वहीं स्थानीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आम लोगों की स्थिति जर्जर सड़क की वजह से दयनीय हो चुकी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह बदवार से सीतापुर जाने वाले मार्ग की है, जहां आए दिन वाहनों का सड़क में फंस जाना आम बात है। इतना ही नहीं, लगभग 20 वर्षों से जर्जर पड़ी इस सड़क में दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन इस बात को लेकर विधायक व स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। बल्कि इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद विधायक बनने वाले नेता लगातार क्षेत्र व क्षेत्र की जनता की उपेक्षा कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि आए दिन सड़कों में वाहन फंसने से किस तरह आवागमन प्रभावित हो रहा है। इस बात से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश भी व्याप्त है। सीटू के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराए जाने की मांग कर भारत के प्रधानमंत्री के नाम रीवा संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बैंक, बीमा, रेल, रक्षा, परमाणु अनुसंधान, कोयला, हवाई अड्डे आदि के निजीकरण की मुहिम पर रोक लगाई जाए तथा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में किए गए कानूनों के संशोधन को वापस लिया जाए। गरीबों व प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान जिन श्रमिकों को काम से बाहर निकाला गया है, उन्हें बिना किसी शर्त के काम में वापस रखा जाए। इतना ही नहीं, किसानों के संबंध में पारित किए गए विधेयक को भी वापस लिए जाने की मांग की गई तथा कृषि उपज मंडियों को समाप्त करके निजी मंडियां चलाए जाने की छूट देने वाले कानून का भी विरोध करते हुए उसे वापस लिए जाने की मांग की गई।
वार्ड क्रमांक 43 में किया गया वरिष्ठ समाज सेवियों का सम्मान। स्थानीय खुशी गार्डन में 22 सितंबर को नगर के वरिष्ठ गणमान्य समाज सेवकों को सम्मानित करने की दिशा में वरिष्ठ समाज सेवक सम्मान आयोजित किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन रिपुदमन पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिन लोगों को सम्मानित किया गया उसमें प्रमुख रूप से सच्चिदानंद, कौशल प्रसाद, डॉक्टर BS श्रीवास्तव, रामायण द्विवेदी, जवाहरलाल केसी पटेल, रविशंकर मिश्रा, कृष्णधर द्विवेदी, रामानुज श्रीवास्तव, मानिकलाल मिश्रा, रामकरण मिश्रा, अरुण द्विवेदी आदि लोग शामिल रहे। अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिन गरीबों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर PCC सदस्य विनोद शर्मा, अल्पसंख्यक कांग्रेस नेता मुश्ताक खान, रमेश प्रताप सिंह की अगुवाई में फल और मिष्ठान का वितरण किया गया। इस दौरान KP सिंह, अनामिका दुबे, नीरज सिंह, जितेंद्र मिश्रा, रामकीर्ति शर्मा, संजय तिवारी, योगिता सिंह, राहुल मिश्रा, जितेंद्र सिंह आदि कई नेता उपस्थित रहे। हम लोग अपने नेता मध्य प्रदेश के आन और बान शान अजय सिंह राहुल भैया के जन्मदिन में हम लोगों ने गरीबों को उसमें फल फूल मिठाइयाँ बांटी। हमारे नेता, हम लोग अल्पसंख्यक कांग्रेस की तरफ से, और हमारे नेता हमेशा अल्पसंख्यकों के मसीहा थे। हमारे कुंवर दाऊद साहब उनके वो थे, और उनके बेटे अजय सिंह राहुल भैया हम लोगों को हमेशा संरक्षण देते रहते हैं। मैं उनके खुशी में इन गरीबों को फल फूल के साथ बांटा, और उनको कामना करता हूँ अल्लाह ताला से कि उनकी आयु 27 हो, हम लोग को भी उम्र लग जाए, हमारे नेता को 27 हो, 27। आज एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि बिंद ही नहीं वरन पूरे प्रदेश के नेता, सर्वहारा वर्ग के नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, जिसको हम सब लोग बड़े प्यार से भैया कहते हैं, राहुल भैया का आज जन्मदिन है। और हम सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के जनों ने राहुल भैया का जन्मदिन हमेशा की तरह आज भी मनाया है। चूँकि वर्तमान में कोविड-19 का एक व्यापक विश्व स्तरीय महामारी है, और हमारे नेता का भी एक दिशा निर्देश था कि थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा न की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बाद भी चूँकि एक परंपरा चली आ रही है कि राहुल भैया का जन्मदिन हम लोग गरीबों के बीच में आते हैं, चूँकि भैया हमारे शोषित, वंचित, पीड़ित तबके के नेता हैं, और एक ऐसे नेता हैं कि जब कोई किसी की नहीं सुनता तो राहुल भैया तक यदि आवाज़ पहुँचती है तो राहुल भैया सुनते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए और आज उनका जन्मदिन फल बाँट के, मिठाई बाँट के यहाँ पे साईं बाबा मंदिर के सामने मना रहे हैं, और ये बाबा से प्रार्थना किए हैं, बाबा के चरणों में, कि हमारे भैया 27 हों और उनको दिन प्रतिदिन और ताकत मिले, ऊंचाइयाँ मिले, और उनकी ताकत को पूरा मध्य प्रदेश लाभान्वित हो। इसी दुआ और इसी प्रार्थना के साथ आज हम लोग इनका जन्मदिन मनाने आए।